वेलकम स्टूडेंट। यूट्यूब के इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो जैसा हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का विज्ञान का हम लोग लाइन बाय लाइन स्टडी करने वाले थे और वो प्रारंभ हो चुका था। तो विज्ञान के तीनों ही भाग, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीनों में ही क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है। इसके लिए इन वीडियो को जब कभी भी आप देखें तो इसके लिए आप अपने पास एनसीईआरटी बुक ज़रूर रखें, साथ ही साथ कॉपी और कलम लेकर बैठें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका नोट भी आप बना सकें। यदि आप इस क्लास से पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देखिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जीव विज्ञान में हम लोग जो पहला अध्याय है जीव विज्ञान का, और एनसीईआरटी बुक में 10वां अध्याय जैव प्रक्रम, उसके बारे में पढ़ रहे थे कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं मौजूद हैं या तो वो सजीव हैं या तो वे निर्जीव हैं, वह अलग अलग तरह से हम लोग देखकर पहचान पाते हैं। अति सूक्ष्म स्केल पर भी कुछ गतियां होती हैं जो कि हम नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन उनमें हो रही होती है। जीवन जो भी इस धरती पर मौजूद है या तो एक कोशिकीय है या फिर बहुकोशिकीय रूप में है। एक कोशिकीय रूप में जो भी जीव है उनको हम लोग देख नहीं पाते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीव हैं उनका शरीर का आकार वगैरह सारे हम देख पाते हैं। तो जीवों के अनुरक्षण के लिए कोई भी जो जीव जंतु इस पृथ्वी पर मौजूद है, उनके शरीर के अनुरक्षण एवं टूट फूट जो भी होती है उसकी मरम्मत जीव में होते रहती है, क्योंकि अगर अनुरक्षण न हो तो फिर जीव का शरीर जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, और इसके लिए जो भी उसमें अणु बने होते हैं, जिन अणुओं से वह जीव बना होता है, उसमें लगातार गतिशीलता बनाई रखनी होती है। और गतिशीलता को बनाए रखने के लिए शरीर के अणुओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके लिए पोषण के माध्यम से शरीर को ऊर्जा मिल पाता है। तो जो भी अनुरक्षण का कार्य हमेशा शरीर में चलते रहता है, और सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से शरीर के अनुरक्षण के लिए शामिल हैं, इतने सारे भी प्रक्रम जो एक शरीर को के अनुरक्षण के लिए आवश्यक होंगे, उन्हें हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में जो भी शरीर है उसकी क्षति, उसके टूट फूट आदि जो भी क्रिया हो रहे हैं, और उनके शरीर के लिए अनुरक्षण के प्रक्रम के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इस ऊर्जा के लिए शरीर जैसा भोजन ग्रहण करता है और पोषण की क्रियाएं होती है। शरीर में किसी भी ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। भोजन जो भी ग्रहण किए उस ऊर्जा के स्रोत को ग्रहण करते हैं और ऊर्जा हम लोग को प्राप्त होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके थे। आप इससे पहले के जो भी वीडियो मौजूद हैं वो सारा आप देख लें ताकि आपको समझ में सारी बातें आ सकें। साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं कि शरीर के अनुरक्षण के लिए पोषण की आवश्यकता है। पोषण के लिए हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे। भोजन ग्रहण करते हैं तो वह भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ऑक्सीजन जब उसे बाहर से प्राप्त होता है हमारे शरीर को, हम लोग श्वास ग्रहण करते हैं उसके लिए। तो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत का विघटन करना, यानी विघटन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसके बाद हम लोग को ऊर्जा मिलती है, तो उसे हम लोग श्वसन कहते हैं।
तो हमने पढ़ा अभी तक कि जैव प्रक्रम जो है शरीर के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, और इस जैव प्रक्रम के तहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शरीर में ऊर्जा मौजूद हो, उनके जो भी अणु हैं उनके बीच गतिशीलता हमेशा जारी रहे। इसके लिए शरीर को ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा के लिए हम लोग पोषण करते हैं, यानी बाहर से खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, और उन खाद्य पदार्थों के विघटन और ऊर्जा में परिवर्तन होने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन हम लोग श्वसन की क्रिया के दौरान ग्रहण करते हैं। अब यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। जो भी जीव है उसका जो शरीर है, तो जो एक कोशिकीय जीव है यानी जिसमें सिर्फ एक कोशिका है, वह पूर्ण रूप से पर्यावरण के संपर्क में होता है। कोशिका के बारे में 9वीं क्लास में डिटेल में दिया हुआ है। अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों के आदान प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। यानी जो एककोशिकीय जीव हैं उनमें कुछ भोजन ग्रहण करने के लिए या फिर श्वसन के लिए या फिर उत्सर्जन के लिए अलग से विशेष अंग नहीं होते हैं। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है, यानी वैसे जीव जिसका शरीर का आकार बड़ा होता है तथा शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल हो जाता है, माने जैसे जैसे अलग अलग जीवों में हम देखें छोटे से बड़े के रूप में, जैसे जैसे शरीर बड़े शरीर वाले जीव जंतु पर हम ध्यान देंगे तो जो जीव जितना ही बड़ा है उनका शरीर उतना ही जटिल होता है। बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधा संपर्क में नहीं रह सकती है। जो बहुकोशिकीय जीव जंतु हैं उसकी सभी कोशिकाएं पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहती हैं। अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, और इस कारण जो सामान्य विसरण विधि जो है उसके दौरान उसके द्वारा सभी कोशिकाओं की जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति नहीं हो सकता है। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। यानी जो भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं, विकसित रहते हैं उसमें। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं। हम लोग जीव के शरीर में कौन कौन से ऊतक हैं उनके सारे बारे में हम लोग परिचित हैं, ये पिछली कक्षा में पढ़ने के लिए था। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन के अंतर्ग्रहण की विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है। यानी यह दोनों कार्य अलग अलग तरह के ऊतकों का कार्य होगा। इसके लिए विशेष प्रकार के ऊतक हैं, यानी कि जो श्वसन करने के लिए, ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए जो ऊतक हैं वो भोजन ग्रहण करने वाले ऊतकों से एकदम अलग होंगे। परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इसकी आवश्यकता होती है। अब शरीर में श्वास लेने के लिए अलग से अंग हैं, अलग से ऊतक हैं इसके लिए, और भोजन ग्रहण करने के लिए भी अलग ऊतक हैं और विशेष अंग हैं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये समझ में आती है कि शरीर के सभी भागों में इनकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन की और भोजन की, तो यह किसी माध्यम से ही पहुँचेगा। तो
यद्यपि भोजन और ऑक्सीजन की अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होगी, लेकिन परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र होता है। यानी इसको एक दूसरे, जैसे श्वास हमने ग्रहण किया, ऑक्सीजन प्राप्त हुआ, भोजन हमने ग्रहण किया, उससे ऊर्जा प्राप्त हुआ, तो ये सारा शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है। इसको ले जाने के लिए, एक दूसरे तक ले जाने के लिए वहन तंत्र है। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन की उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब इसे उपोत्पाद भी बनते हैं, जो शरीर के कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी होते हैं। इन अपशिष्ट उपोत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। यानी कि जब भी शरीर में रासायनिक क्रियाएं होती हैं, कार्बनिक स्रोत के रूप में हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं और वह ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्राप्त करता है, प्रदान करते हैं शरीर को, तो इस दौरान कुछ हानिकारक पदार्थ भी, शरीर में अनुपयोगी पदार्थ भी बनते हैं, जो उत्सर्जी अंगों के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो इसके लिए बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग नियम होते हैं और उसी के अनुसार वे सारे अलग अलग शरीर के अंगों के द्वारा कार्य होता है। धन्यवाद।